Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today Alfred Marshall's definition and criticism on Alfred Marshall's definition. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go! वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिटेल्स के साथ अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन पे होने वाला क्रिटिसिज्म, उसके फीचर्स, उसके मेजर पॉइंट्स, सारी चीजें A to Z समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं? अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को कवर करेंगे, उसके ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म कवर करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ को कैसे लिंक किया वेलफेयर के साथ अपनी डेफिनेशन में, ये चीज मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अल्फ्रेड मार्शल, मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देखिए। उसमें मैंने तीनों डेफिनेशंस को, बल्कि 3 से ज्यादा, मेरा ख्याल है 5 डेफिनेशंस मैंने उसमें समझाई थी, जिसके अंदर मैंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, अल्फ्रेड मार्शल की पढ़ाई थी, रॉबिन्स की पढ़ाई थी, सैमुअल्सन की पढ़ाई थी, एक डेफिनेशन और पढ़ाई थी, डिटेल्स के साथ मैंने समझाई थी। लेकिन उसके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं था और इन डेप्थ एनालिसिस नहीं था। वो इन डेप्थ एनालिसिस हम आज की इस वीडियो में अल्फ्रेड मार्शल का करेंगे, और उससे पहले मैंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन का इन डेप्थ एनालिसिस अलोंग विद क्रिटिसिज्म किया हुआ है। ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। एडम स्मिथ की भी आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा डेफिनेशन को। चलें, हम बात करते हैं एडम स्मिथ के बाद जो दूसरी डेफिनेशन आती है। इफ यू रिमेंबर, एडम स्मिथ की डेफिनेशन हमने बताया था कि उसने ये क्लेम किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ये वेल्थ को स्टडी करती है, और उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ एंड सो ऑन, एंड ही वाज रेफर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ के बाद जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है, एडम स्मिथ के बाद वो माना जाता है अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड के बाद अगर किसी की नई लेटेस्ट डेफिनेशन मार्केट के अंदर है तो वो है रॉबिन्स। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है और उसके ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म, उसके तमाम फीचर्स इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो अल्फ्रेड मार्शल, ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को लीड करते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, इसके लिए अलग लेक्चर आएंगे, उसके अंदर मैं समझाऊंगा। एक लेक्चर के अंदर चीजों को मिक्स नहीं करूंगा। इन्होंने किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। क्या वो कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड इंसान की, इंसानियत की एक स्टडी है इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, यानी नॉर्मल बिजनेस लाइफ के अंदर इंसान को रीड करती है। कौन? इकोनॉमिक्स। इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑफ यूजेस एंड द मटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। यानी उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक मैनकाइंड को, इंसान को रीड करती है, उसकी ऑर्डिनरी लाइफ को रीड करती है, उसकी जिंदगी के उन पार्ट्स को रीड करती है जिससे वो अपने आप को वेलबींग बनाने की तरफ लेके जाता है। अभी जरा ये बात आपको नहीं समझ आएगी, डिटेल्स मैंने डेफिनेशन जो है पिछले लेक्चर के अंदर भी दी थी, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन के जो मेजर पॉइंट्स हैं, जब वो समझोगे, उस पे होने वाला क्रिटिसिज्म समझोगे, फिर समझ आएगा कि ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन के मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले वो कहता है इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में जो बात कही है, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की वजह से नहीं पढ़ती, या वेल्थ को वेल्थ के लिए नहीं पढ़ती, लेकिन दर हकीकत वो कहता है इकोनॉमिक्स स्टडीज द यूज ऑफ वेल्थ थ्रू विच द ह्यूमन वेलफेयर कैन बी प्रोमोटेड। अब उसने वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट यहां लाके एंटर कर दिया। वो कहता है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज द यूज ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ को यूज कैसे करना है इकोनॉमिक्स ये पढ़ती है, और उस वेल्थ के जरिए ह्यूमन वेलफेयर को कैसे प्रोमोट किया जा सकता है। बात समझ आई? पहला पॉइंट मार्शल्स ने अपनी डेफिनेशन में ये दिया। दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी ओनली वेल्थ अचीविंग एक्टिविटीज, यानी वेल्थ हासिल करने की एक्टिविटीज को ही इकोनॉमिक्स नहीं स्टडी करती है, बट
उस वेल्थ को कंज्यूम कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, कहां करना है, कितना करना है, ये भी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। बात समझ आई? दूसरा क्लेम उसकी डेफिनेशन में। आगे बढ़ते हैं जनाब। उसके बाद वो कहता है इकोनॉमिक्स इज नॉट कनेक्टेड विद इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं है ओनली, बट ऑल्सो विद द सोसाइटी एज अ होल। वो कहता है कि सिर्फ एक फर्द को, एक इंसान को ही इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करती है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें बताया जाता है कि एक इंसान को ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये एक पार्शियल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक फर्द को या एक इंसान को ही स्टडी नहीं करती, बल्कि पूरी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी के बिहेवियर को इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमिक्स क्लेम इटसेल्फ एज अ, अच्छा, अब जब ये बात उसने कही कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी सोसाइटी को पढ़ती है, इसका मतलब ये है कि वो ये रेफर कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस। ये उसने क्लेम दे दिया। यहां पे एक मेरी आगे जाके लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट्स। ये एक बड़ी बहस है और स्टूडेंट इसके अंदर परेशान रहते हैं। खोल के सर शायन आपको ये बात समझा देंगे, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमें कहता है इकोनॉमिक्स डील्स विद द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट वुड लीड टू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक लाइफ। वो कहता है कि इकोनॉमिक्स डील करता है उन ह्यूमन एक्टिविटीज को जिनकी वजह से इंसान एक बेहतर और एक अच्छी मुआशी जिंदगी गुजार सके। उसके गुजारने का जो तरीका है इकोनॉमिक्स वो पढ़ता है, वो स्टडी करता है, वो बताता है। ये सारी चीजें किसने कही हैं? मार्शल्स के क्लेम हैं। ये किसके? एल्फ्रेड मार्शल्स के क्लेम है। ये चौथा पॉइंट है जो उसकी डेफिनेशन से निकलता है। आगे बात करते हैं जी। अभी कहानी मेरे खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों, अभी बाकी है। पांचवा पॉइंट उसकी डेफिनेशन से निकलता है इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद द स्पेशल ओकेजन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ बट इट डील्स विद द डेली रूटीन। अब यहां पे वो एक बात कहता है, वो कहता है जो स्पेशल ओकेजन्स हैं, हमारी जिंदगी के बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम अपनी चादर से बाहर पांव फैला देते हैं, हम इकोनॉमिक्स के लॉज से हट के बहुत सारे काम करते हैं, हमारी उतनी जेब इजाजत नहीं देती मगर हम उससे बाहर निकल जाते हैं। वो कहता है इकोनॉमिक्स इसको डील नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक्स तो एक इंसान की डेली रूटीन में होने वाली चीजों को डील करता है। ये एल्फ्रेड मार्शल का क्लेम है। इसके बाद मेरी जो रॉबिन्स की वीडियो आएगी उसके बाद मैं एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस निकाल के लाया हूं, वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद आप खुद फैसला कर लेंगे क्लियरली कि किसकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे मूव करेंगे क्रिटिसिज्म on welfare definition of economics by Alfred Marshall। Alfred Marshall की ये जो वेलफेयर की बात उसने की है, जो वेलफेयर को उसने इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया है, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, यानी अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पे जो क्रिटिसिज्म हुआ, अब वो हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। आइए, और उस पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया किसने? रॉबिन्स ने। इनको लियोन रॉबिन्स भी कहते हैं, लॉयन रॉबिन्स भी कहते हैं। अब पता नहीं उनको असल में क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ रॉबिन्स जानता हूं। मार्शल्स डेफिनेशन वाज सीरियसली क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबिन्स। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी थी 1932 में जिसका नाम था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस। अब इसके अंदर वो क्या कहता है? वो ये कहता है, देखो गौर से समझो, वो कहता है सबसे पहले जो मार्शल्स ने वेलफेयर की बात की है, वो कहता है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेग कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अब इसको पढ़ो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स हैज नो रिलेशनशिप विद ह्यूमन वेलफेयर, इट प्योरली स्टडीज एंड इट इज प्योरली सब्जेक्टिव एंड डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम place to place and from age to age। बात को समझो,
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब जो ये प्रोडक्शन या कंजम्पशन अल्कोहल की, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो नहीं है, उसके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स इसको फिर भी पढ़ती है, इसको फिर भी पढ़ती। अब सवाल यह है कि अगर वेलफेयर की हम बात करें तो वेलफेयर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे हो सकता है? वेलफेयर को तो आप क्वांटिटी के साथ मेजर ही नहीं कर सकते। गौर से समझो, वो क्या, सबसे पहला जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ वो कहता है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मार्शल्स, वो वेग है, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव है, ये तो एक सब्जेक्टिव स्टडी है जो बंदे टू बंदा, जगह टू जगह, एज टू एज वेरी करता है, चेंज है। अमीर आदमी की इकोनॉमिक्स अलग है, गरीब आदमी की इकोनॉमिक्स अलग है, मिडिल क्लास की इकोनॉमिक्स अलग है, पाकिस्तान वालों की इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है, दुनिया से ही अलग है, इंडिया वालों की अलग है, बांग्लादेश वालों की अलग है, सऊदी वालों की अलग है, अमेरिका वालों की अलग है। वो कहता है भाई ये तो वेरी करती है। और अगर हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हम तो इकोनॉमिक के अंदर उन सारी चीजों को भी ऐड करते हैं, उन सारी चीजों को भी डिस्कशन करते हैं जिनसे वेलफेयर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो पहला उसने कहा कि बिल्कुल वेग कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरा, आगे आते हैं, अगला क्रिटिसिज्म जो वो कहता है कि मार्शल्स ने जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसको नैरो डाउन कर दिया है, उसको दबा दिया है, छोटा कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर नॉन मटेरियल बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर। वो कहता है कि मार्शल्स ने तो कहा हम मटेरियल चीजों को स्टडी करते हैं, हम मटेरियल चीजों को स्टडी करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी बेशुमार चीजें हैं जो मटेरियल नहीं है लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किससे? ह्यूमन वेलफेयर से। फॉर एग्जांपल द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर। अब डॉक्टर जो आपको सर्विस दे रहा है, लॉयर जो आपको सर्विस दे रहा है, टीचर जो आपको सर्विस दे रहा है, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, इंजीनियर सर्विस दे रहा है, प्रोफेसर सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंट सर्विस दे रहा है, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट आपको सर्विस दे रहा है, ये जो आपको सर्विस दे रहे हैं ये मटीरियल तो नहीं है, ये मटेरियल तो नहीं है। लेकिन अगर हम इन सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दें इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाएगी। पहली चीज को आप समझें। तो वो कहता है कि हम मटेरियल चीजों पे रिलाई नहीं कर सकते, नॉन मटेरियल बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनका डायरेक्ट लिंक है ह्यूमन वेलफेयर से। तो अगर मार्शल्स ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों को स्टडी करते हैं और उससे वो वेलफेयर को लिंक कर रहे हैं, तो रॉबिन्स का कहना है ये गलत, एक नैरो डाउन कॉन्सेप्ट है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है तीसरी बात, तीसरा क्रिटिसिज्म, क्लासिफिकेटरी टाइप ऑफ डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो एक क्लासिफिकेटरी टाइप है, क्लासिकल डेफिनेशन है। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। मार्शल्स डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय रॉबिन एज इट्स मीन क्लासिफिकेटरी। सिंपल थिंग ये है कि उन्होंने कहा कि देखो, यही बात को मैं दोबारा आगे कहते हैं, देखो ये पॉसिबल नहीं है कि मटेरियल चीजों से और नॉन मटेरियल चीजों से कितनी कितनी वेलफेयर हासिल की गई, इसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो कहता है कि जो मार्शल्स की डेफिनेशन थी वो बिल्कुल एक क्लासिकल डेफिनेशन है, मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। अच्छा, ये बड़ा आदमी था रॉबिन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। चौथा कहता है नो मास्किंग ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मास्क चढ़ाना बंद कर दें, वेलफेयर का मास्क ना चढ़ाइए अपने ऊपर। वो कहता है रॉबिन्स हार्डली क्रिटिसाइज मार्शल डेफिनेशन ड्यू टू द रीजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर। रॉबिन्स सेड दैट देयर आर मेनी एक्टिविटीज व्हिच डू नॉट प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। ऐसी बेशुमार एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रोमोट ही नहीं करती, बट दे कैन सेटिस्फाई देयर वांट्स and therefore can be regarded as economic sector. For example, the manufacturing and sale of alcohol. अल्कोहल को फिर से पकड़ लिया। इन चीजों में देखो, अब सवाल यहां ये है कि अगर हम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, वो कहता है तो अल्कोहल से तो ह्यूमन वेलफेयर प्रोमोट नहीं हो रही, मगर जो ड्रिंक करने के आदी हैं, जो ड्रिंक करने के शौकीन हैं, उनको अल्कोहल पी के सेटिस्फैक्शन तो हासिल होती है, अल्कोहल पी के उन्हें तो शदीद सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही है। तो वो कहता है फिर आप इसके ऊपर वेलफेयर की मास्किंग किस बात की चढ़ा रहे हैं? डेफिनेशन के ऊपर आप वेलफेयर का नकाब क्यों डाल रहे हैं? जब एक चीज नुकसान पहुंचा रही है मगर वो लोगों को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको आप वेलफेयर कैसे कह सकते हैं? मार्शल शुड नॉट put the mask of welfare on the face of economics। बात समझ आई? उन्होंने बड़ा स्ट्रेट और क्लियर कह दिया, और ये मैंने उनकी बुक से उठाई हुई चीजें।
यहां तक बात समझ आ रही है? बात समझ आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स को तो वैसे ही समझना इतना मुश्किल है, फिर उसकी डेफिनेशंस को समझना जितनी हद तक समझ आए वहां तक डाइजेस्ट जरूर करो, ठीक है, वहां तक समझो। आगे बढ़ते हैं जी। पांचवा वो कहता है स्केर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मार्शल्स ने इग्नोर कर दिया। अब स्केर्सिटी याद है, स्केर्सिटी का मतलब है शॉर्टेज, जो इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेज या लिमिटेशन आप कह लें अवेलेबल रिसोर्सेज की। तो वो कहता है कि सबसे पहले मार्शल्स ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, वांट्स are numerous and means are scarce, ये तो हमें पता ही है। So we have to choose the most urgent wants from these unlimited wants. Hence the consumer will select a few wants according to their preferences, according to their pattern। तो वो कहता है कि भाई जो scarcity का concept है वो तो आपने इकोनॉमिक्स में डिस्कस ही नहीं किया। आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम मटेरियल चीजों की तरफ जाएंगे इससे वेलफेयर? वो कहता है स्केर्सिटी कहाँ है, स्केर्सिटी किधर है, लिमिटेशन किधर है? हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है तो क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं? तो वो कहता है देखो अब ये पुराने लोगों की डिस्कशन है, आना इतनी आसानी से हजम नहीं होगा, मगर मैं आसान तरीन अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि काफी हद तक ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी, उसके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म भी समझ आ रहे होंगे। अच्छा जनाब, पांचवा वो कहता है इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। रॉबिन्स ऑब्जेक्ट दैट द वर्ड वेलफेयर इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट इज नॉट टू जज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी वेदर इट प्रमोट्स वेलफेयर और नो। वो कहता है देखो इकोनॉमिस्ट का काम ये नहीं है कि मैं किसी कमोडिटी को यूज कर रहा हूं, किसी चीज को यूज कर रहा हूं, उससे मुझे वेलफेयर कितनी हासिल हो। वो कहता है ये आपका काम नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का काम नहीं है कि आप इन्वॉल्व कर दें इसके अंदर वैल्यू जजमेंट किसी चीज की, यानी मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं उससे क्या वेलफेयर जा रही है सोसाइटी के अंदर। देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। इकोनॉमी को तो समझने के लिए लाजमी है इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें बहुत सारी इनह्यूमन चीज़ें हैं, इसके अंदर सिंपैथी नहीं है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी की फैक्टर्स बहुत सारे इग्नोर्ड हैं इन रियलिटी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, एंड मटीरियलिस्टिक इसके अंदर रिलीजन का या इसके अंदर बिलीफ का या इसके अंदर इंट्यूशंस का कोई अमल दखल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर वो आपकी बिलीव्स पे हो जाती हैं, इंट्यूशंस पे होती हैं एंड सो ऑन। सो इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल ऐसे नहीं पकड़ सकते जैसे कि बस हरफ आखिर है जी, इससे बाहर कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, सातवां जो क्रिटिसिज्म है वो कहते हैं अनक्लियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मार्शल हैज डिवाइडेड ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देखो मार्शल ने ह्यूमन एक्टिविटीज को दो रास्तों पे चला दिया। वो कहता है पहली तो चीज ये है कि ये बिल्कुल अनफेयर है बिकॉज सिमिलर एक्टिविटी ऑफ मैन कैन बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एट डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जांपल वो कहता है अगर मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रहा हूं तो भाई ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैं किसी के घर की सफाई कर रहा हूं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, या मेरे घर में कोई आके सफाई कर रहा है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मैं उसको पैसा दूंगा। तो वो कहता है कि इसने एक्टिविटीज को मार्शल्स ने अनक्लियर कर दिया, उसने इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जबकि बहुत सारे मौकों के ऊपर जो एक्टिविटी आपको इकोनॉमिक नजर आती है वो नॉन इकोनॉमिक हो रही होती है, जो नॉन इकोनॉमिक नजर आती है वो इकोनॉमिक हो रही होती है। बात समझ आई? सो दिस वाज माय लेक्चर ऑन द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स एंड द क्रिटिसिज्म ऑन द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल एंड द क्रिटिसिज्म ऑन द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए उनका बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।